नेवले ने बताया, यह तीन लोग धोखा अवश्य देते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है रियाटून्स चैनल पर। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल रियाटून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं वह न केवल मोटिवेशनल है बल्कि अत्यंत ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी और प्रेरणादायक कहानी। धोखा अक्सर वहां से मिलता है जहां सबसे अधिक भरोसा होता है। राजा हो या रंक, जब विश्वास टूटता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपनी प्रजा से प्रेम करता था, लेकिन तीन ऐसे लोगों ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी जिन्हें वह सबसे अधिक मानता था। पुराने समय की बात है। विराटगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था जहां के राजा वीर विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही राज्य का कार्यभार संभाला था और 10 वर्षों में ही राज्य को चारों दिशाओं में संपन्नता, शांति और सम्मान दिलाया। राजा का महल ऊंचे पहाड़ों के बीच था जहां से पूरे राज्य पर निगरानी रखी जाती थी। राज्य के चारों कोनों में किले बनाए गए थे और सुरक्षा के लिए 4 प्रमुख सेनापतियों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन वीर विक्रम को सबसे अधिक भरोसा 3 लोगों पर था, एक सलाहकार, एक बचपन का मित्र और एक राजगुरु। इन तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, परंतु इस भाग में उनके नाम और भूमिका पर से पर्दा नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। राजा हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते, दरबार में आम जनता की फरियाद सुनते और शाम को राजमहल की छत पर बैठकर सितारों की ओर देखा करते। उन्हें आकाश से विशेष लगाव था, शायद इसलिए कि उन्हें अपनी नियति भी किसी रहस्य की तरह प्रतीत होती थी। एक रात जब चांदनी पूरी तरह फैली थी और राज्य में उत्सव का माहौल था, राजा को एक विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि उनका राज्य जल रहा है, महल ढह चुका है और वे अकेले अंधेरे जंगल में भाग रहे हैं। और तभी 3 परछाइयां उनके सामने आती हैं और कहती हैं, राजा को जिसने सबसे अधिक प्रेम दिया उसी ने उसे सबसे अधिक धोखा दिया। राजा हड़बड़ा कर उठे, पसीने से तरबतर थे और हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने सपने को सामान्य मानकर भुलाना चाहा, लेकिन वह दृश्य उनके मन में गहराई से बैठ गया। अगले दिन दरबार में एक अजीब फरियाद आई। दक्षिणी प्रदेश से आए कुछ व्यापारी कह रहे थे कि राज्य की सीमा पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और उनके पास राज्य के अंदरूनी नक्शे थे। ये नक्शे केवल राजमहल के अंदर के लोगों को ही पता हो सकते थे। राजा को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि यह पता लगाया जाए कि नक्शे कैसे बाहर पहुंचे। लेकिन वह जानते थे भीतर ही कहीं कोई गद्दार छिपा है। अगले कुछ दिनों में राजा ने तीनों विश्वास पात्रों को अलग अलग बुलाकर बातचीत की। हर कोई स्वामी भक्ति की बातें करता, आंखों में नमी लाता, लेकिन राजा का हृदय कहता था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। इसी बीच एक नई समस्या ने राज्य को घेर लिया। राजकोष में अचानक धन की भारी कमी पाई गई। जांच करने पर पता चला कि पिछले 6 महीनों से खजाने से नियमित रूप से बड़ी धनराशि गायब हो रही थी। दस्तावेजों पर राजा के हस्ताक्षर की नकल की गई थी, लेकिन इतनी सफाई से कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। राजा वीर विक्रम को जनता की चिंता थी। वे जानते थे कि यदि अब भी उन्होंने सत्य को उजागर नहीं किया तो राज्य की नींव हिल सकती है। उन्होंने चुपचाप एक योजना बनाई, एक ऐसा जाल जिसमें धोखा देने वाले स्वयं फंस जाएं। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि अगले पूर्णिमा को वे राज्य की रक्षा के लिए एक विशेष यज्ञ करेंगे, जिसमें राज्य के 3 सबसे विश्वास पात्र लोग भाग लेंगे। राजा ने कहा कि इस यज्ञ से जो भी धोखेबाज होगा उसका चेहरा अग्नि प्रकट करेगी। यह सुनकर राज्य भर में चर्चा फैल गई। तीनों विश्वास पात्रों में हलचल मच गई, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि राजा के पास असल में कौन सा प्रमाण है। अभी यज्ञ की रात्रि आई नहीं थी, लेकिन महल में कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। एक रात राजा के कक्ष में किसी ने चुपके से विष मिलाने की कोशिश की, परंतु सौभाग्यवश राजा उस रात भोजन नहीं कर पाए। अब राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि उनके निकट के लोग ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने गुप्तचरों को और अधिक सक्रिय किया और यज्ञ की रात तक सब कुछ गुप्त रखने का आदेश दिया। राजा वीर विक्रम सिंह को अब यकीन हो चला था कि उनके सबसे विश्वास पात्र तीनों में से ही कोई उनकी सत्ता को गिराने का षड्यंत्र रच रहा है। जनता को कुछ न पता चले,
इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सत्य और असत्य की अग्नि परीक्षा होगी। परंतु यज्ञ से पहले ही कई रहस्यमयी घटनाएं होने लगी हैं और अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां विश्वास और धोखे के बीच की दीवार टूटने को है। महल में गहन सन्नाटा था। राजा वीर विक्रम सिंह अपने गुप्त कक्ष में बैठे उस नक्शे को देख रहे थे जो गुप्तचरों द्वारा दक्षिणी सीमाओं से लाया गया था। यह वही नक्शा था जो कभी केवल राजमहल के आंतरिक कक्षों में सुरक्षित रखा जाता था। कोई न कोई उसे बाहर तक ले गया था। क्या यह वही है जिस पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया? राजा ने बुदबुदाते हुए नक्शा जलते दीपक के पास रख दिया। उसी समय गुप्तचर प्रधान अनिरुद्ध अंदर आया। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, महाराज, यज्ञ की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु एक सूचना और है। महल के पिछले हिस्से में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है जो रात्रि के समय छिपकर किसी से मिलने आया था। राजा की आंखों में ज्वाला चमकी। कौन है वह? वह अभी मौन है, लेकिन उसके पास से एक पत्र मिला है जिसमें महल के खजाने के द्वार खोलने की तिथियां और संकेत दर्ज हैं। राजा ने पत्र को पढ़ते हुए कहा, जिसे मैं दुश्मन समझ रहा था वह शायद एक मोहरा मात्र है। असली खिलाड़ी महल के भीतर ही छिपा है। इधर यज्ञ की घोषणा के बाद महल का वातावरण विचित्र हो गया था। तीनों विश्वास पात्र, राजा के सबसे करीबी सहयोगी, अब अलग अलग तरीके से चिंतित दिखने लगे थे। एक ने अचानक आध्यात्मिकता की राह पकड़ ली, दूसरा लोगों में दान बांटने लगा, जबकि तीसरा दरबार में अधिक विनम्रता से पेश आने लगा। राजा सब कुछ देख रहे थे पर चुप थे। वे जानते थे कि अग्नि परीक्षा से पहले हर चाल को भांपना आवश्यक है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र गुप्तचर को इन तीनों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। अग्नि परीक्षा से 2 दिन पूर्व राजा ने महल के सबसे भीतरी कक्ष में एक गुप्त सभा बुलाई। उसमें केवल 4 लोग थे, राजा, अनिरुद्ध, महल के मुख्य तांत्रिक त्रिपुरनाथ और राज्य की वीरांगना योद्धा देवयानी। इस यज्ञ में केवल आस्था नहीं, चतुराई की भी आवश्यकता है। राजा ने कहा, त्रिपुरनाथ, क्या अग्नि सच में सत्य को प्रकट कर सकती है? महाराज, त्रिपुरनाथ बोला, अग्नि केवल प्रतीक है, परंतु यदि किसी के हाथ में सत्य की ज्योति है तो धोखे की परछाई भागती है। मैं ऐसा प्रयोग कर सकता हूं जिसमें जो झूठ बोले उसके माथे पर अग्नि चिन्ह छोड़ जाए, और यदि वह सत्य बोले, राजा ने पूछा, तो वह सुरक्षित रहेगा जैसे जल में कमल। राजा ने सिर हिलाया, तो फिर अग्नि का न्याय होगा। यज्ञ की रात की पूर्व परीक्षा अग्नि यज्ञ से एक रात पूर्व राजा ने गुप्त रूप से तीनों को दरबार में बुलाया, पर एक एक करके। उन्हें कहा गया कि यह केवल यज्ञ से पूर्व की आत्मशुद्धि है जिससे मन निर्मल होता है। त्रिपुरनाथ ने उन तीनों के मस्तक पर एक विशेष चंदन लगाया। उस चंदन में एक दुर्लभ औषधि मिलाई गई थी जो तभी जलन पैदा करती थी जब सामने वाला असत्य बोले। पर राजा ने किसी को कुछ नहीं बताया। सवाल सिर्फ 2 थे, क्या तुमने कभी मेरी पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रचा है, और क्या तुम राज्य के धन या मान को किसी और के लिए उपयोग में लाए हो? तीनों ने नहीं कहा, लेकिन त्रिपुरनाथ ने देखा कि तीनों में से 2 के माथे पर हल्की सी गर्माहट और पसीने की बूंदें उभरी। वह संकेत पर्याप्त था। राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उनके मन में शक अब विश्वास में बदल चुका था, पर उल्टा। अब वे जानते थे कि केवल एक व्यक्ति निर्दोष है, शेष 2 धोखे की गहराइयों में थे। पूर्णिमा की रात महल के प्रांगण में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। राज्य भर से नागरिक उपस्थित थे। आकाश साफ था, चांद पूरे तेज से चमक रहा था, और अग्निकुंड में विशेष लकड़ियों से निकली लपटें स्वर्णिम दिखाई दे रही थीं। त्रिपुरनाथ मंत्रोच्चार कर रहे थे और राजा सिंहासन पर शांत बैठे थे, पर उनकी दृष्टि लगातार उन तीनों पर टिकी थी। तीनों ने यज्ञ में आहुति देने से पूर्व राजा के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अग्निकुंड से एक एक कर तीनों ने आहुति दी, पर जैसे ही तीसरे व्यक्ति ने आहुति दी, अग्नि में एक चिंगारी सी उठी और उसकी दिशा में जा गिरी। वह हतप्रभ रह गया। राजा खड़े हो गए। अग्नि ने अपना संकेत दे दिया है, परंतु आज भी मैं न्याय नहीं करूंगा। न्याय तब होगा जब धोखा देने वाला स्वयं स्वीकार करेगा कि उसने क्या किया और क्यों किया। राजा ने घोषणा की, अगले 7 दिनों तक इन तीनों को महल में रखा जाएगा। इनके हर कदम पर निगरानी रहेगी। जो चाहे स्वेच्छा से आकर अपना अपराध स्वीकार कर सकता है। 7वें दिन दरबार में सबके सामने सत्य उद्घाटित किया जाएगा। राजमहल में सन्नाटा पसर गया। अब हर किसी की नजर 7 दिनों पर थी।
और राजा वीर विक्रम की योजना का अंतिम अध्याय अब प्रारंभ होने वाला था। राजा वीर विक्रम सिंह ने अब तक कई दुश्वारियों का सामना किया था, लेकिन जो दगा उन्होंने कभी अपने सबसे करीबी मित्रों और सहयोगियों से खाया, वह न केवल उनके लिए व्यक्तिगत धक्का था, बल्कि राज्य के लिए भी गंभीर खतरे की घंटी साबित हो रहा था। 7 दिनों के भीतर राजा ने अपने विश्वास पात्रों को पूरी तरह से जांचने का निर्णय लिया था, ताकि सत्य सामने आ सके। यज्ञ के बाद की रात राजा ने महल में रहकर उस सत्य को जानने का रास्ता तय किया। क्या वे लोग अब अपनी गलती स्वीकार करेंगे या फिर उनके षड्यंत्र का पर्दा और भी गहरा हो जाएगा? राजमहल में 7 दिन के लिए रहकर राजा ने एक विशेष रणनीति अपनाई। उन्होंने महल के विभिन्न हिस्सों में गुप्त रूप से अपने विश्वसनीय सैनिकों को तैनात किया और प्रत्येक विश्वास पात्र पर निगरानी रखवाने का आदेश दिया। यह दिन और रात की मेहनत थी, क्योंकि राजा को पूरा यकीन था कि यदि इस दौरान कोई अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश करेगा तो उसकी गलती सामने आ जाएगी। 7 दिन तक राजा ने तीनों को अलग अलग समय पर महल में बुलाई। उन्हें यही बताया गया था कि वे शारीरिक रूप से शुद्ध होने के लिए योग और ध्यान करें, लेकिन वास्तव में यह सब एक रणनीति थी। राजा को उम्मीद थी कि उन पर लगाए गए दबाव से उनके भीतर के डर और अपराध बोध का प्रभाव बाहर आएगा। पहले दिन से ही तीनों विश्वास पात्रों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। प्रत्येक ने अपने अपने तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। पहला व्यक्ति, जो राजा का बचपन का मित्र था, एक दिन महल के बगीचे में शांति से बैठा हुआ पाया गया। उसकी आंखों में थकावट और घबराहट साफ झलक रही थी। वह बगीचे में रहकर समय बर्बाद कर रहा था, जबकि राजा ने उसे हमेशा अपने सिविल कार्यों में योगदान देने को कहा था। उसकी उपेक्षापूर्ण स्थिति को देख राजा ने सोचा, क्या यह व्यक्ति अब मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? दूसरा व्यक्ति, जो राजा का सलाहकार था, लगातार दरबार के बाहर देर तक घूमता था और बैठकें करता था, लेकिन इन बैठकों की कोई ठोस जानकारी राजा के पास नहीं आ रही थी। हर बार वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर लौटता था और उसकी आंतरिक बेचैनी दिखाई दे रही थी। कई बार वह दरबार में गुस्से में भरा हुआ दिखाई दिया था। क्या वह इस समय में अपनी साजिश को तेज करने की कोशिश कर रहा था? तीसरा व्यक्ति, जो राजा का राजगुरु था, दिन में अधिकतर समय ध्यान और पूजा में व्यस्त रहता था, लेकिन रात को वह महल की परिधि से बाहर क्यों जाता था? क्या उसकी यह धार्मिकता केवल एक ढोंग था, या फिर वह खुद भी अपने कर्मों से डरकर छुपा हुआ था? राजा ने उसकी गतिविधियों पर खास ध्यान दिया और जल्द ही उसे यह पता चला कि वह कई बार रात के समय महल से बाहर जाते हुए देखा गया था। राजा की निगरानी और उनके गुप्तचरों की सक्रियता ने अब तीनों की हर हरकत पर पलक झपकते ही नजर डाल दी थी, लेकिन जो राज राजा जानना चाहते थे वह अब भी अज्ञात था। 7वां दिन आ पहुंचा और राजा ने अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू किया। राजमहल में एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्य के सभी उच्च अधिकारी और महल के प्रमुख सदस्य मौजूद थे। बैठक के बीच राजा ने अचानक उन तीनों को बुलाया और कहा, आज मैं तुमसे सत्य की उम्मीद करता हूं। यह यज्ञ और यह 7 दिन तुम सभी की परीक्षा थे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने राज्य और मुझसे जो विश्वास किया था उसकी कद्र की है? तीनों के चेहरों पर हलचल मची, लेकिन कोई भी तुरंत जवाब नहीं दे सका। राजा ने आगे कहा, हमने सबका परीक्षण किया है। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी गलती स्वीकारनी होगी। यह समय केवल तुम पर निर्भर करेगा कि तुम खुद को बचाने के लिए सच्चाई को अपनाओ या फिर धोखे के रास्ते पर बने रहो। इससे पहले कि वे कुछ बोलते, राजा ने एक संकेत दिया। गुप्तचर प्रमुख अनिरुद्ध ने दरबार में एक दस्तावेज लाकर रखा, जिसमें तीनों के खिलाफ सबूत दर्ज थे। यह दस्तावेज न केवल धोखाधड़ी के बारे में था, बल्कि राज्य की संपत्ति और आंतरिक गुप्त योजनाओं से संबंधित भी था। राजा ने उसे खोलते हुए कहा, क्या तुम सबने कभी सोचा था कि तुम्हारे इन कृत्यों का क्या परिणाम होगा? क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि तुम्हारा हर एक कदम राज्य की गरिमा और मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है? तीनों में से कोई भी पहले बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन स्थिति के दबाव में अंततः पहला व्यक्ति, राजा का बचपन का मित्र, उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था कि अब सत्य को छुपाना असंभव है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, सच सामने आ ही जाएगा। तुम्हारा अपराध छुपाने के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। तुम तीनों के खिलाफ सबूत पर्याप्त हैं, लेकिन क्या तुम अपने अपराधों को स्वीकार करोगे? सभी की आंखों में भय और घबराहट थी,
लेकिन राजा का चेहरा पूरी तरह से शांत था। वह जानता था कि उसकी ये कार्रवाई अब राज्य और उसकी आत्मा दोनों के लिए निर्णायक साबित होगी। 7वें दिन की रात के बाद राजा ने अपने निर्णय पर अंतिम रूप देने का वक्त तय किया। लेकिन क्या यह निर्णय उन्हें और अधिक संकट में डालेगा या फिर सत्य की रोशनी उनके रास्ते को साफ करेगी? राजा वीर विक्रम सिंह के सामने अब एक कठिन समय था। 7 दिन तक अपनी पूरी योजना को पन्नों में समेटे रखने के बाद राजा को यह महसूस हो रहा था कि वह एक अंधेरे रहस्य के करीब पहुंच चुके हैं। 3 विश्वास पात्र जिन पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, अब किसी अनजाने मोड़ पर खड़े थे। क्या वे स्वीकार करेंगे कि उन्होंने उसका विश्वास तोड़ा है या फिर धोखे का सिलसिला और भी गहरा होगा? यह समय राजा के जीवन का सबसे कठिन परीक्षा क्षण था। राजमहल में एक अजीब सन्नाटा था। सभा कक्ष में सभी मौजूद थे और राजा ने घोषणा की थी कि सत्य का समय आ चुका है। उसकी आंखों में विश्वास था, लेकिन वह जानता था कि इस समय उसके सामने केवल 3 विकल्प हैं। सच्चाई स्वीकार की जाएगी अथवा राजमहल की दीवारों के भीतर गहरे षड्यंत्र को और भी घना किया जाएगा। राजा ने अपनी जगह से उठते हुए तीनों विश्वास पात्रों की तरफ देखा। अब तक उनके चेहरे पर चुप्पी थी, लेकिन राजा जानता था कि दबाव में आखिरकार एक दिन वे टूटेंगे। वह आगे बढ़ते हुए बोले, आज मैं तुमसे वही सवाल पूछूंगा जिसे मैंने पहले दिन किया था। क्या तुमने कभी मेरी पीठ पीछे कुछ किया है जो राज्य और हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाए? इस बार राजा की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि उसने महल के हर कोने तक असर डाला। तीनों में से कोई भी तुरंत उत्तर नहीं दे सका। कुछ पल की चुप्पी के बाद राजा ने कहा, यदि तुमने कुछ नहीं किया तो यह कदम क्यों उठाया था? क्या तुम में से किसी ने कभी इस विश्वास को तोड़ा है? पहला व्यक्ति, राजा का बचपन का मित्र, जो पहले से अधिक घबराया हुआ लग रहा था, खड़ा हुआ। उसने झिझकते हुए कहा, महाराज, मुझे यह स्वीकार करने में बहुत समय लग गया, लेकिन हाँ, मैं उस दबाव में आ गया था जिसे आपने नहीं देखा। मुझे लगा कि अगर मैं आपकी इच्छाओं का पालन करता तो राज्य की व्यवस्था हमेशा इसी तरह चलती रहती, लेकिन मुझे यह गलत फहमी थी। राजा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश था। तुमने क्या किया था? क्या तुमने मेरी पीठ पीछे कभी मेरे राज्य को खतरे में डाला था? वह चुप हो गया और उसकी आंखों में अपराध बोध साफ छलकने लगा। राजा ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने राजकोष के धन का एक हिस्सा अवैध रूप से निकालने का प्रयास किया था। मुझे यह जानकारी पहले से ही मिली थी, लेकिन तुमने कई बार अपनी सफाई दी। तुम्हारे बिना बताए किए गए निर्णयों ने राज्य को संकट में डाला। तुमने अपनी जरूरतों के लिए मेरा विश्वास तोड़ा। उसका चेहरा और भी उदास हो गया और उसने सिर झुका दिया। मुझे खेद है महाराज, यह मेरा सबसे बड़ा गलत फहमी था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मुझसे बड़ी गलती हुई है। अब दूसरा व्यक्ति, जो राजा का सलाहकार था, एकदम असहज दिख रहा था। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और घबराए हुए स्वर में बोला, महाराज, जो कुछ भी हुआ है वह मेरी गलती नहीं थी। मुझे यह करना पड़ा क्योंकि जो भी रास्ता हमने चुना था वह अब आपके दरबार में किसी के लिए अच्छा नहीं था। आपकी आदतें बदल गई थीं और मैं यह नहीं देख सकता था कि राज्य इस दिशा में जाए। राजा की आंखों में आग थी। तुमने न केवल मेरी नीतियों को नजरअंदाज किया, बल्कि मेरे आदेशों को तोड़ते हुए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और योजनाएं चुराई थीं, जो मुझे तुम्हारी सलाह से मिली थी। तुम्हारे द्वारा की गई यह कायरताएं सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि सम्राट की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। वह सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह भी जानते थे कि सत्य सामने आ चुका था। अब कोई भी शब्द उसे बचा नहीं सकता था। अब तीसरा व्यक्ति, जो राजा का राजगुरु था, अपने स्थान से उठते हुए बोला, महाराज, मैं जानता हूं कि मेरी भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं। मैंने अपने विवेक से निर्णय लिया था, और जब मैंने देखा कि राज्य के भीतर कई ताकतें एकजुट हो रही हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनूं। राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुमने कभी इस पर विचार किया कि तुम्हारी जिम्मेदारी केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं थी, बल्कि राज्य के संतुलन को बनाए रखना भी तुम्हारा कर्तव्य था? तुम्हारे द्वारा बनाई गई एक नीति ने न केवल आपके अनुयायी को गलत दिशा दी, बल्कि इसके कारण कई निर्दोष लोग परेशान हुए। राजगुरु की आंखों में एक पल के लिए ग्लानि का एहसास हुआ, लेकिन फिर वह कहने लगा, मुझे यह गलत समझना पड़ा। महाराज, मैंने सोचा था कि अगर हम राज्य को इस दिशा में बदल सकते हैं तो हमें ज्यादा शक्ति मिल सकती है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मैंने अपने विश्वास के साथ खेला। राजा ने अंततः शांत होकर कहा,
आज तुम तीनों ने अपनी गलतियां स्वीकार की हैं, लेकिन तुम्हारा अपराध यह नहीं है कि तुमने राजमहल से चुराया या धोखा दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने कभी मुझे अपना सच्चा मित्र या भरोसेमंद साथी नहीं माना। तुमने सोचा कि तुम्हारी छोटी छोटी चालों से तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। तीनों चुप थे। महल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी यह सब सुन रहे थे और कोई भी नहीं जानता था कि राजा आगे क्या कदम उठाएंगे। क्या वह इन तीनों को क्षमा कर देंगे या फिर उनके खिलाफ कोई कठोर निर्णय लेंगे। राजा वीर विक्रम सिंह के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अंततः अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी थी। 7 दिनों तक 3 विश्वास पात्रों की निगरानी, सत्य का सामना और अपराध की स्वीकारोक्ति के बाद अब समय था अंतिम निर्णय का। ये 3 लोग राजा के जीवन के अभिन्न अंग थे, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो रिश्ता नहीं बचता। सत्ता और न्याय के बीच यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। सभा कक्ष में सन्नाटा था। राजा वीर विक्रम सिंह की तलवार के जैसी तेज अब तीनों अपराधियों पर टिकी थी, जिन्होंने एक समय में राज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। वही अब उसकी नींव हिलाने वाले साबित हुए थे। राजा ने अपना राजदंड उठाया और सिंहासन पर दृढ़ होकर बैठ गए। उनकी आवाज गंभीर और गूंजती हुई थी। आज मैं इस सभा में राज्य के 3 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक कर रहा हूं, जिन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा और इस राज्य के साथ छल किया। सभा में हर व्यक्ति अब सिहर उठा और फिर राजा ने उन तीनों के नाम बताए। 1 सोमदत्त, राजा का बचपन का मित्र। 2 रघुनायक, दरबार का मुख्य सलाहकार। 3 राजगुरु महेंद्रानंदन, राज परिवार का आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तीनों अब सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें पता था कि उनके नामों का खुलासा अब उन्हें जनता की अदालत में भी कटघरे में खड़ा कर देगा। राजा ने सोमदत्त की ओर देखा और कहा, सोमदत्त, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ा था, लेकिन तुमने मेरे उस विश्वास का गला घोंटा जिसे मैं बचपन से पूजता आया। तुमने राजकोष से चोरी कर मेरे पीठ पीछे अपना व्यापार बढ़ाया और झूठे अनुबंध बनाकर राज्य की संपत्ति लुटाई। यह विश्वासघात सिर्फ मेरे साथ नहीं, प्रजा के साथ भी था। फिर राजा ने रघुनायक से कहा, तुम रघुनायक, जिनकी सलाह से मैंने कई युद्ध जीते, तुमने गुप्त योजनाएं शत्रु पक्ष को बेची। तुम्हारा लालच सत्ता पाने का था और उसके लिए तुमने अपने राष्ट्र के भविष्य को ही बेच दिया। यह राजनीति नहीं, नीचता थी। और अंत में राजा ने राजगुरु महेंद्रानंद से कहा, तुम्हारी आत्मा को तो धर्म के रास्ते पर होना चाहिए था, लेकिन तुमने सत्ता की भूख में धर्म का मुखौटा पहनकर विद्रोहियों को आशीर्वाद दिए, उन्हें शरण दी। तुमने मंदिर की आड़ में षड्यंत्र रचे और मुझे मानसिक रूप से भ्रमित करने का प्रयास किया। तुम्हारा पाप सबसे बड़ा है, क्योंकि तुमने विश्वास के नाम पर विश्वास तोड़ा। सभा अब पूरी तरह मौन थी, कोई भी नहीं बोल रहा था। राजा की आंखों में क्रोध नहीं था, लेकिन उनके शब्दों में आंसुओं की धार भी नहीं थी, बस एक कठोर न्याय था। राजा ने सिंहासन पर से घोषणा की, सोमदत्त को राज्य की सभी संपत्तियों से वंचित कर सीमा पर निर्वासित किया जाएगा। रघुनायक को तत्काल पद से हटाकर शेष जीवन एक साधारण कारागार में बिताना होगा, जहां वह श्रम द्वारा अपने अपराध का प्रायश्चित करेगा। महेंद्रानंद को सभी धार्मिक पदों से वंचित कर राज्य से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी सारी संपत्ति राज्य के यज्ञ और जन कल्याण कार्यों में लगाई जाएगी। तीनों के चेहरों पर गहरा पछतावा था, लेकिन अब उनके पास कुछ कहने का अवसर नहीं था। यह न्याय था, निर्दयी नहीं लेकिन निष्पक्ष। राजा ने अंत में सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने आज सीखा कि केवल तलवार और ज्ञान से राज्य नहीं चलता, विश्वास ही सबसे बड़ा आधार होता है। ये तीनों लोग मेरे सबसे करीब थे, लेकिन इन्होंने ही मुझे सबसे गहरा घाव दिया। इसलिए मैं आज से एक नई परंपरा की शुरुआत करता हूं। राज्य का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह कितना भी उच्च पद पर क्यों ना हो, अब हर 6 महीने में न्यायिक समीक्षा से गुजरेगा, ताकि कोई भी राजा के नाम पर या धर्म के नाम पर छल न कर सके। सभा में उत्साह का स्वर फूट पड़ा। प्रजा को अब यह यकीन हो चला था कि राजा न केवल वीर था, बल्कि न्यायप्रिय और दूरदर्शी भी। तीनों अपराधियों को दरबार से बाहर ले जाया गया। महल के गलियारे शांत थे, लेकिन राजा की आत्मा अब संतुलित थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी रानी को बुलाकर कहा, यह राज्य फिर से खड़ा होगा, लेकिन इस बार विश्वास की नींव पर, न कि केवल रक्त संबंध या भक्ति के नाम पर। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब राजा न्यायप्रिय हो तो राज्य में कोई भी झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता।
राजा ने आकाश की ओर देखा। बादल हट चुके थे, धूप सीधी महल पर पड़ रही थी। शायद यही संकेत था एक नई सुबह का। प्रिय मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियाटून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, एक नई सीख और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।